हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आपने टॉपिक देख लिया है, टॉपिक जो है आज का वो इज़ मोर रेलिवेंट फॉर न्यू इमिग्रेंट्स टू कनाडा। और ये जो है इट्स अबाउट जो जब नए इमिग्रेंट्स आते हैं तो उनके दिमाग में ये सवाल होता है कि हमें जो है वो घर ख़रीदना चाहिए, नहीं ख़रीदना चाहिए। इस पे हमने वीडियो बनाई है, प्लीज़ गो चेक इट आउट। लेकिन आज की जो वीडियो है वो ये है कि आपको कितने का घर ख़रीदना चाहिए, लाइक व्हाट शुड बी योर बजट। एंड जो प्री अप्रूवल होता है आपको जो बैंक से मिलता है, वो क्या इंडिकेशन है, like in terms of how much money you should be spending. Before I dive into the topic, I would like to introduce myself. My name is Batul and और मेरे साथ हैं, बहरोज़। और हम इस चैनल पर आपको पता है कंटेंट बनाते हैं फॉर ऑल द न्यू कमर्स टू द चैनल। मैं बताती चलूँ कि हम इसमें कंटेंट बनाते हैं रिलेटेड टू सेटलमेंट इन नॉर्थ अमेरिका। इसका नाम है नॉर्थ अमेरिकन देसी, जैसे आपने देखा ही है। तो हम शुरू तो हमने कनाडा और कैनेडियन इमिग्रेशन से रिलेटेड किया था, अभी भी हम उस पर काफ़ी बात करते हैं, लेकिन अब हम काफ़ी पिवट भी कर चुके हैं। वी टॉक अबाउट लाइफ स्टाइल, और आप लोग जो भी हमें आइडियाज़ देते हैं अबाउट टॉकिंग ऑन दोज टॉपिक्स, तो हम उस पर यूजुअली बात करते हैं। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और फिर हम इस पे रिसर्च करते हैं टॉपिक्स पे, और फिर हम आपके लिए ये अच्छा सा कंटेंट लेके आते हैं। तो बेरोज़, मैं आई मूव इट ओवर टू यू देन, कि मुझे बताओ कि ये जो बैंक से हमें प्री अप्रूवल मिलता है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे तो इतना इस पे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें, मैं एक अमाउंट थ्रो कर रही हूँ, मुझे अगर 300,000 का मुझे प्री अप्रूवल मिल गया है, तो मैं वो 300,000 जो है मेरा डॉलर्स का बजट, वो पूरे पैसे का ही मैंने घर लेना होता है, या इसमें और नुआंसेस हैं या और ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मुझे कंसिडर करने चाहिए। हाँ, तो जो बैंक बताएगा वो बैंक तो आपको बताएगा कि जो उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से आप जितना लोन मैक्सिमम ले सकते हैं। पर आपको अपना बजट देखना है, और आपको लोन जो है वो अपने बजट के हिसाब से देखना है कि मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूँ। बिकॉज़ बैंक बहुत रफ़ कैलकुलेशन ऊपर की करता है, और वो बहुत लेवरेज सिचुएशन करता है। बिकॉज़ वो चाहते हैं कि आप मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम लोन ले सकते हैं उतना लें, क्योंकि जितने आप डेट में होंगे उतना आप उनको इंटरेस्ट देंगे, उतना फ़ायदा है। बल्कि अगर तो रेगुलेशन ना हो गवर्नमेंट की, तो हो सकता है वो अनलिमिटेड हो। और यही तो हुआ था 2009 का क्राइसिस, कि आई वॉज टॉकिंग टू अ फ्रेंड, उसने कहा कि मैंने घर जो है वो 100% मॉर्गेज पे लिया था, लाइक अपनी एक इक्विटी भी नहीं डाली थी। और इवेंचुअली, सीरियसली? एग्जैक्टली, सो आई वाज टॉकिंग वाओ। टू दैट गाय हु वाज ड्राइविंग मी टू दैट वर्क प्लेस। और उसमें हुआ ये कि इवेंचुअली दे हैड टू सेल बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन, और उन्होंने कहा कि वो बेचते हुए घर को अपनी जेब से पैसे देने पड़े, बिकॉज उसमें इक्विटी तो कोई थी नहीं, और उसकी प्राइस गिर गई थी, तो अपनी जेब से देने पड़े। सो आपको ये देखना है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं वर्सेस आपको बैंक कितना अलाउ कर रहा है। बैंक हमेशा आपको ज़्यादा अलाउ करेगा, और बिकॉज उनका इसमें इंटरेस्ट है। हमेशा याद रखें कि घर जो है वो आपकी सबसे बड़ी परचेज़ होगी, और प्रॉब्ली सबसे इंपॉर्टेंट परचेज़ होगी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद रिगार्ड्स टू हाउ यू परचेज़ इट। जो नंबर आपको बैंक देगा, या जो नंबर आपको सेलर कोट करेगा, सिर्फ वो अमाउंट नहीं होती, उसके बाद बहुत सी अमाउंट्स आती हैं। लॉयर की फ़ी, उसमें फिर कुछ टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें बहरोज़ मैं ये बताती चलूँ कि एजेंट की बाज़ात भी फ़ीस होती है, नॉट नेसेसरली हर सिचुएशन में, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स जो है वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन हुआ हुआ होता है कि शेयरिंग हो रही होती है, कि सेलर और बायर दोनों जो है वो स्प्लिट कर रहे होते हैं कमीशन को। तो ये चीज़ें भी देखने वाली होती हैं, ये आपको अपफ्रंट नहीं पता होती हैं। तो आप जो है वो प्री अप्रूवल जो आपको मॉर्गेज का मिला हुआ है, आपने वो पूरी अमाउंट जो है उसको आपने कहा कि हम इसमें जो है घर ले लेंगे, और इवेंचुअली आपको पता चला कि इसमें तो मज़ीद और कॉस्ट हैं। अच्छा, ये भी छोड़ दो, इसके अलावा जो कॉस्ट है, जैसे तुम लीगल कॉस्ट की बात कर रहे हो, उसमें फिर लैंड ट्रांसफ़र की कॉस्ट एंड द अदर फीस इज़ वेल। तो कैन यू इलैबोरेट अ लिटिल बिट ऑन दैट इज़ वेल? सो एग्जैक्टली, मैं आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ वो क्या क्या फ़ीस होती हैं। आई थिंक यू कैन, यू वो कहने का मकसद ये है इस वीडियो का, कि ये यू हैव टू फिगर इट आउट, और मेक श्योर कि ये आप अपनी मैथ में इंक्लूड करें। अगर कोई आपको ये बोलता है कि घर जो है वो $3 लाख का है, तो $3 लाख आपको पड़ेंगे नहीं, आपको उससे ज़्यादा पड़ेंगे। बल्कि कहा यह जाता है कि यू शुड ईजिली अज्यूम के 2.5% आपको ऑन टॉप देना पड़ेगा फॉर वेरियस थिंग्स। और इसमें मैं वो एजेंट का नहीं बता रहा, अगर एजेंट की भी किसी तरह से कैलकुलेशन में आ जाती है, तो इट विल बी इवन मोर देन दैट। सो जब भी आपको घर ले रहे हो, तो आप ये अज्यूम करें कि 2.5% उससे ऊपर आपको रखना है फॉर यू टू मैनेज ऑल दिस। बाय द वे, मैं एक जो हूँ वो कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स है मेरा ऑन पर्सनल फाइनेंस इन कनाडा, विच इज़ हाउ टू बिल्ड वेल्थ इन कनाडा, और किस तरह आप कनाडा में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। और उसमें मैं 3 मॉड्यूल्स हैं मेरे, ऑन सेविंग, ऑन इन्वेस्टिंग एंड इनकम जनरेशन। तो उसमें बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो हाउस परचेज़ पे है,
और हाउस परचेज़ के रिटर्न्स क्या होते हैं, क्योंकि लोगों को बड़ा लगता है कि भाई पैसा बड़ा बन जाता है प्रॉपर्टी में पैसा डाल दो, बट वो ये कॉस्ट सारी जो बतूल ने जिक्र की ये सब इंक्लूड नहीं करते। वो सब जब आप इंक्लूड करना शुरू करें तो आप रियलाइज़ करते हैं कि इतना रिटर्न इतना हाई नहीं है। तो इट्स अ वेरी डिटेल्ड कोर्स, इट्स अ 7 आवर कोर्स, आई हाईली रिकमेंड यू चेक इट आउट। उसका मैं लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और उस पर फ़िलहाल देयर इज़ अ प्रोमो विच इज़ रनिंग एज वेल, सो द अर्लियर यू चेक इट आउट द बेटर, बट अगर प्रोमो नहीं भी हो आई हाईली रिकमेंड दैट यू एनरोल इन दैट कोर्स बिकॉज इट विल रियली हेल्प यू, स्पेशली अगर आप कोई नए इमिग्रेंट है जो अभी भी मूव किए हैं। तो इतनी नुआंसेस हैं, इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको कनाडा के बारे में पता नहीं होती। बट कमिंग बैक टू द हाउस परचेज़, एक फ़ायदा जो हाउस पे ये होता है आपको, फॉर इंस्टेंस के जो मैं कह रहा हूँ कि क्यों एक इंपॉर्टेंट परचेज़ है, कि ये वाहिद एक एसेट है जिसकी कैपिटल गेन जो है वो टैक्स फ्री है कनाडा में। सो क्योंकि एक सवाल ये आता है कि क्या अब हम घर लें या घर ना लें, तो उसमें भी व्हेन यू आर डिसाइडिंग शुड यू बाय अ हाउस और शुड यू नॉट बाय अ हाउस, उसमें एक एलिमेंट ये कि आप इस वक्त रेंट कितना दे रहे हैं, वो रेंट आप बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे, इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रहे हैं, क्या इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हैं कम है, हाउस की वैल्यू क्या है, मार्केट की प्रोजेक्शन क्या है, और फिर मुझे इस पर बेनिफिट क्या है, उस बेनिफिट में आप वो टैक्स फ्री गेन भी इंक्लूड करेंगे। सो ये सारी चीज़ें यू नीड टू रन द मैथ, वो मैथ करना कि जी 3 लाख का घर है, मुझे जो है वो सिर्फ 20% डाउन देना है, मैं दे दूंगा और फिर मैनेज कर लेंगे जब देखी जाएगी, दैट्स नॉट इट इज़ राइट। वेरी बैड स्ट्रेटजी। एग्जैक्टली अच्छा, इसमें ये है कि लॉट ऑफ टाइम्स लोग ये भी सोच रहे होते हैं कि मॉर्गेज की पेमेंट तो हमने निकाल ली कि इतना हमें हर महीने मॉर्गेज पेमेंट हमें देनी पड़ेगी, लेकिन उसके अलावा जो है जो चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी टैक्स है, अगर आपने कॉन्डो लिया है तो कॉन्डो की फ़ीस और मेंटेनेंस फ़ीस होती है जो कि अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल डोंट टेक इनटू कंसिडरेशन। वो जाते हैं अक्सर, तो आपको एजेंट बताता भी है, अगर आप फॉर एग्जांपल ले लिया आपने कॉन्डो या आपने अपार्टमेंट ले लिया तो उसकी मेंटेनेंस फ़ीस भी आपको कवर फिर करनी होती है, और ये अ लॉट ऑफ टाइम्स वो आपको स्पेल आउट कर देते हैं, बट समटाइम्स यू डोंट नो। आपने वो टोटल अमाउंट देखी कि यार ये तो हम अफोर्ड कर सकते हैं, या अपार्टमेंट ख़रीद लेते हैं, और उसके बाद आपको पता चला कि मॉर्गेज जो हमने हर महीने देना है उसके ऑन टॉप हमें मेंटेनेंस फ़ीस भी देनी है। तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा यूटिलिटी बिल्स होते हैं जो कि आपने नहीं यू हैवन टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह देती हूँ कि आपने तो एक मैथ की हुई थी, अब आपने मॉर्गेज का एक पोर्शन रखा हुआ है, उस पर आपने चले मेंटेनेंस फीस भी कर दी, यूटिलिटीज़ एंड एवरीथिंग इज़ ऑन टॉप। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स वी डोंट टेक दिस होल मैथ इनटू अकाउंट। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाइग्रेस कर रही हूँ, हम बात होम बाइंग की करें, लेकिन मैं गाड़ी के पर्सपेक्टिव से भी बात कर रही हूँ। जो कार परचेज़ होती है उसमें भी अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल आर जस्ट लुकिंग एट कार फाइनेंसिंग में, या जब हम लेते हैं तो हमें सिर्फ वो नज़र आ रहा होता है कि जो पेमेंट हमारी हर महीने जाएगी, लेकिन उसके ऑन टॉप हमें इंश्योरेंस भी पे करनी पड़ती है, उसकी मेंटेनेंस भी देनी पड़ती है, ऑल दैट वी नेवर लुक एट। और वो जब टोटल अमाउंट आपके पे चेक में से जारी होती है तो लोगों को लगता है कि ओ माय गॉड ये मैंने क्या कर दिया, ये तो काफ़ी महंगी मुझे पड़ रही है। तो मेंटेनेंस पे तुमने बहुत अच्छी बात की, बिकॉज अभी जब हाँ जहाँ हम रह रहे हैं इट्स रेंटेड प्लेस, तो कोई भी हमारी मेंटेनेंस का मसला होता है, बतूल की पहला मैसेज मुझे आता है ओनर को बता दो। ओनर को मैं बताता हूँ, ही सेंड्स अ गाय, ही गेट्स इट फिक्स्ड। ये सब आपकी अपनी जेब से जाना शुरू हो जाएगा जब आप करेंगे। तो लोग ये फैक्टर नहीं करते कि अगर मैं रेंट पे हूँ तो देर इज़ रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी मुझे करानी पड़ेगी। तो बस कोई भी चलो बस घर ले लें, हमको रेंट बच जाएगा, फिर रेंट तो आपको बच जाएगा बट आपको फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा मॉर्गेज पे। मैं भी मैथ कर रहा था, अगर आप $3 लाख का घर लेते हैं रफली ओवर 30 ईयर्स, आप उसकी असल वैल्यू $6 लाख दे रहे होते हैं, बिकॉज आप हर महीने हर साल जो है वो इंटरेस्ट भी दे रहे हैं उसका मॉर्गेज का। अच्छा, ये $3 लाख जो हमने बात बताई है, ये बाय द वे ऐसा कहीं भी घर अगर आपको मिल रहा है तो प्लीज़ मुझे भी बता दीजिएगा, मैं भी ख़रीद लूँगी, क्योंकि ये प्राइस है नहीं, ये हम सिर्फ हाइपोथेटिकल आपको यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, क्योंकि 3 लाख एक नंबर हमने कोट कर दिया था। हाउसिंग मार्केट जो है कनाडा में स्पेसिफिकली इज़ वेरी वेरी हाई। आई डोंट थिंक 300,000 का कहीं भी कॉन्डो या घर अवेलेबल है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, खासकर ऑन्टेरियो की हम बात कर रहे हैं। तो ये तो एक नंबर हम आपको फॉर ईज़ ऑफ एग्जांपल बात कर रहे हैं। अच्छा बेरोज़, होम इंश्योरेंस भी होती है ना, जो कि हमने उस वक्त, हमें भी जब हम नए थे तो वी डिडंट हैव एन आइडिया, और हमने जब नया घर ख़रीदा तो हमने काफ़ी कॉन्टेम्पलेट किया, और हमने काफ़ी अपने दोस्तों से और इन सब से पूछा कि यार इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत है या नहीं है, बिकॉज साउथ एशिया में तो ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना। मतलब होम इंश्योरेंस का कहाँ कोई कॉन्सेप्ट है, एटलीस्ट पाकिस्तान में तो नहीं है नहीं है ना। और यहाँ होम इंश्योरेंस जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि क्यों है। एक तो देखिए, सबसे जो यहाँ पे जो डेंजर एलिमेंट है ना वो ये है कि लकड़ी के घर होते हैं। तो होता क्या है कि अगर कोई भी कहीं भी मेल फंक्शन हो जाए आपकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, या कोई भी इंसिडेंट हो जाए, तो आग लगती है तो ऐसे स्प्रेड होती है कि वो अनकंट्रोलेबल होती है। तो लाइफ तो चले वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉपर्टी अगर आपकी टोटल शैटर हो जाए और इंश्योर्ड ना हो तो दैट इज़ अ बिग बिग कॉस्ट टू यू।
मतलब यू विल बी कम्प्लीटली डेविस्टेटेड अगर आपने इंश्योरेंस ना कराई हो। बहरोज़ क्यों? हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट, बल्कि आई थिंक कहीं कहीं तो रेगुलेटेड भी होती है कि आप अपने घर की इंश्योरेंस ज़रूर कराएं जिस तरह गाड़ी की है। सो द पॉइंट इज़ ये आपको सारी चीज़ मैथ ऐड करके और फिर डिसाइड करना है। सो मच सो जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए घर लेते हैं ना, यहाँ बाय द वे इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स ऑन रेंटल इज़ नेगेटिव, कनाडा में हाँ स्पेशली। कि अगर आपको जितना रेंट मिल रहा है ना उससे ज़्यादा आप पैसे दे रहे होते हैं इन मॉर्गेज एंड ऑल, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 3 to 4 years। जिसकी वजह ये है कि अगर आप कोई घर सिर्फ 3 से 4 साल के लिए ले रहे हैं ना, इट विल बी अ नेगेटिव इन्वेस्टमेंट। और इसलिए मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो आप कोर्स ज़रूर मेरा चेकआउट करें। और बिकॉज़ उसमें ये सब चीज़ें मैं सिखाता हूँ और ये सब चीज़ें मैं बताता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं सीख चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, कुछ मिस्टेक्स कर चुका हूँ, कुछ चीज़ें में मैं सक्सेसफुल रहा हूँ। सो आई शेयर ऑल ऑफ दैट विद यू। तो आपको ये मैथ पूरी रन करनी है, फिर डिसाइड करना है कि मुझे फ़ायदा है भी या नहीं है। इसमें एक और चीज़, घर लेने में एक और कंसिडरेशन जो इंपॉर्टेंट वो ये है कि आपकी मोबिलिटी क्या है। कि अगर आप तो हैं वो यंग हैं, प्रॉब्ली यू आर समवन हु मे वांट टू मूव फॉर जॉब पर्पजेज़, फॉर मे मूव सिटीज़, मे मूव कंट्रीज़। तो अगर आपने दूसरे तीसरे साल बाद मूव करना है तो घर ना लें। लोगों को ये लगता है कि यार घर लो, बस मार्केट ऊपर जा रही है। पहले 2-3 साल में घर विल गिव यू नेगेटिव रिटर्न्स। घर के रिटर्न्स जो हैं वो 8 से 10 साल पे आते हैं। तो अगर आपने कोई घर 8 से 10 साल पे होल्ड किया तब वो पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाना शुरू करेगा। सो मैथमेटिकली इट विल बी अ वेरी बैड इन्वेस्टमेंट अगर आप एज यंग हैं और आप कर रहे हैं। सो मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि वंस यू रियली फील सेटल्ड, आपके बच्चे जो हैं वो मिडिल स्कूल में आना शुरू हो गए हैं, नाउ यू वांट टू हैव योर रूट्स हेयर, आपके नेबरहुड से आप बिलोंग करना शुरू हो गए, दैट इज़ व्हेन यू से ओके अब मैं जो हूँ यहाँ सेटल हो जाता हूँ, बिकॉज नाउ आई एम गेटिंग ओल्ड एज वेल। शायद मुझे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए उस तरह से भागने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने थोड़ा सा पैसा जमा भी कर लिया है, फाइनेंशियल स्टैंडिंग मेरी अच्छी है, बच्चे बड़े हो गए हैं, एंड हेंस दे आर ऑल्सो सेटल्ड एज वेल, विच इज़ टिपिकली द एज ऑफ अराउंड 40-45। दैट इज़ द राइट टाइम टू से आई वॉन्ट टू बाई हाउस एंड नाउ आई विल लिव हेयर फॉर नेक्स्ट 10 to 15-20 years। अच्छा बहरोज़, मैं तुमसे इस पे डिसएग्री करूँगी। मुझे ये लगता है कि जो लोग जिनके अगर नियर फ्यूचर में कोई प्लानिंग ऐसी है नहीं कि दे वांट टू हैव किड्स, या प्रॉबली दे आर नॉट इवन लुकिंग एट दैट एलिमेंट कि हमें जो है वो मे बी दे आर वर्किंग फ्रॉम होम एंड इट्स नॉट इवन अ फैक्टर कि कम्यूट करना है या नहीं करना है, तो वाई नॉट डू इट राइट अवे when they're getting a good opportunity, खासकर उन एरियाज़ में जहाँ देसी कम्युनिटी है एंड दे वुड वांट टू सेटल इनटू अ देसी हाउस, अ कम्युनिटी, तो और उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो रादर कि वो बाद का वेट करें या आगे जाके जब महंगी हो जाए प्रॉपर्टी, खासकर क्योंकि हमें पता है जो देसी एरियाज़ हैं दे बिकम रियली एक्सपेंसिव आफ्टर अ वाइल बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू लिव देयर, डिमांड बढ़ जाती है। तो डोंट यू थिंक कि अगर अपॉर्चुनिटी किसी को मिल रही है और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और अच्छा उनके पास उस वक्त वो इनकम भी अवेलेबल है, तो वाई डोंट दे जस्ट गो अहेड एंड गेट दैट हाउस? Yeah, I think I hear your point and you're right। उसमें सिर्फ आपको, और प्रॉब्ली जो हमने पहले बात की और बहुत वीडियोस में करते हैं, कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लैरिटी, कि आपकी लाइफ गोल्स की क्लैरिटी क्या है, होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस हमको बहुत अरसे तक नहीं थी एंड वी वर स्ट्रगलिंग विद डिटर्मिनिंग। अच्छा ये था कि हम हमेशा कोशिश करते थे कि हम डिटर्मिन करें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसको पेंसिल डाउन करना बड़ा मुश्किल होता है। बट अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल या ऐसा कपल इस लेवल पर है कि दे आर वेरी क्लियर कि यार वी आर इन टोरंटो, दिस इज़ द प्लेस वी वांट टू लिव, दिस इज़ द प्लेस वी वांट टू रिटायर, वी हैव आवर फैमिली हेयर, हमको यहीं अच्छा लग रहा है, यही पसंद आ रहा है, एंड प्रॉब्ली दे वोंट बी मूविंग, तो दैट इज़ द बेस्ट प्लेस, दैट इज़ द टाइम फॉर देम टू बाय। इवन बच्चे हो ना हो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज देन यू रादर ग्रो योर किड्स इन दैट एरिया एंड यू लेट योर किड्स बी इन दैट एरिया। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनको ये मोबिलिटी चाहिए है कि वो जो है करियर प्रॉस्पेक्ट्स में या इनकम प्रॉस्पेक्ट्स में मूव करते रहें, जिस तरह हमको चाहिए थी। फॉर इंस्टेंस हम साउथ एशिया में अगर घर लेके बैठ जाते तो अभी तक उसको जो है वो किराए पे चढ़ा रहे होते या उसको मैनेज कर रहे होते। इसी तरह अगर हम मिडल ईस्ट में घर रख लेते, हम वी डिड मेक सम इन्वेस्टमेंट्स, बट इफ़ वी वर हैव बॉट, मसला ये भी होता है इन्वेस्टमेंट के लिए जब आप घर लेते हैं वो एक डिफरेंट एंगल से लेते हैं, जब आप रहने के लिए लेते हैं तो फिर आप एक डिफरेंट एंगल से ले रहे होते हैं कि मुझे ये अच्छा, फिर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहे होते हैं, यू आर ऑल्सो मेकिंग सम बैड इकोनॉमिक डिसीजंस, गुड फॉर योर हार्ट, बैड इकोनॉमिक डिसीजंस, और फिर आपने 2 साल बाद अगर मूव करना है फॉर इकोनॉमिक रीजंस टू सम अदर कंट्री, जिस तरह हमको करना पड़ा, देन इट्स अ चैलेंज। खैर हम डाइग्रेस कर रहे हैं टॉपिक से। टॉपिक वाज अबाउट प्री जो सॉरी आपको जो अप्रूवल मिल जाता है फ्रॉम द बैंक ऑन दैट अमाउंट, उस अमाउंट को जो है वो फर्दर डाइसेक्ट करें, अपने बजट को देखें, अपनी सैलरीज़ को देखें, इफ़ योर डुअल इनकम देन ऐड अप एंड सी कि क्या नंबर इवेंचुअली होगा। बहरोज़ ने बहुत अच्छा एक आपको रफ एस्टिमेट दे दिया है कि इट्स ऑलवेज 2.5% और अ लिटिल बिट मोर ऑन टॉप जो आपको पे करना होता है, ऑफ 2%, 2.5% ऑफ वॉट,
ऑफ द वैल्यू ऑफ द हाउस। और द वैल्यू ऑफ द हाउस। और 300,000 जो मैंने आपको अगेन नंबर दिया, ये तो एक बिल्कुल मैंने एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया था, बट जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको अप्रूवल जो भी मॉर्गेज का मिला है, उससे आप हमेशा उस पर थोड़ा सा ऊपर बफर रख के जो है वो अपनी मैथ करें, उसका आपको हमेशा बेनिफिट होगा। इवन अगर आपको वो सारी कॉस्ट नहीं भी इनकर हो रही है, तब भी यू काइंड ऑफ मेड अ कैलकुलेटेड डिसीजन एंड यू हैवंट स्पेंड एवरीथिंग, यू नो, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट ऑल आउट। अच्छा है कि यू डिडंट गो ऑल आउट, तो आपके पास एक बफर है, एक आपके पास आपने अपने आप को कुशन कर लिया। अच्छा, इसमें मैं एक लास्ट टिप दे दूँ। एक रूल कहलाता है, उसको कहते हैं 30% रूल, कि कभी भी अपने घर की स्पेंडिंग को अपने टोटल बजट के 30% से ज़्यादा ना रखें, टोटल टेक होम के। क्योंकि अगर आप 30% से ज़्यादा रखेंगे देन यू विल बी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन अदर स्टफ। सो फॉर इंस्टेंस अगर आप 100,000 कमा रहे हैं, तो आपके घर का जो ईयरली एनुअल एक्सपेंस है, एनुअल अगर आपकी टेक होम 100,000 है, इट शुड नॉट बी मोर देन 30,000 एट मैक्स। बल्कि अच्छा होगा कि 25 हो। 25 इज़ अ वेरी गुड नंबर। 30 इज़ लाइक द रेड लाइन। 30 से ज़्यादा मैथमेटिकली जितनी भी रिसर्च हुई है, यू विल बी इन ट्रबल विद योर फाइनेंसेस। एनीथिंग एल्स? नहीं, बल्कि इससे मुझे बड़ी अच्छी एक बात याद आई कि वी नो समबडी हु डिड दिस, कि उन्होंने जो है आते के साथ ही उनको मॉर्गेज का अप्रूवल मिल गया। आई थिंक 2 जगह से मिल गया। पहले एक घर ले लिया, वो भी मॉर्गेज पे ले लिया, एक और घर ले लिया मॉर्गेज पे, और जो है उसके बाद अपने आप को कम्प्लीटली हेज कर लिया। जो बेरोज़ तुमने ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि 30% से ना ऊपर जाएं। हाँ, 30% से अपना बजट, 30% स्पेंडिंग आपकी घर पे, अपने घर पे जिसमें आप रह रहे हैं, उसमें 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नहीं सो होनी उसका चाहिए। मकसद यही है कि अगर आपको बैंक कह रहा है कि आप इतना लोन ले लें कि आपकी मंथली पेमेंट जो है वो लेट्स से 40,000 तक हो जाती हैं साल की, ठीक है, साल की रफली जो भी साल की 40,000 हो जाती है, बट आपकी टेक होम 100,000 है। इसका मतलब ये कि आप 40% अपने टेक होम का घर पे खर्च कर रहे होंगे। लेकिन बेरोज़ which मुझे is a lot. बताओ कि ये जिनकी मैं बात कर रही हूँ, इन्होंने इन्वेस्टमेंट एक में खुद रह रहे थे और एक को इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले लिया था, तो डू यू थिंक दैट वाज अ वाइज थिंग टू डू? It depends. So I have a very strong point of view on property investments, maybe अलग वीडियो के लिए, but I just to clarify your point, जो इन्वेस्टमेंट है वो तो इन्वेस्टमेंट है, उसको आप अलग तरीके से देखें। एज लॉन्ग एज वो आपको कोई नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दे रही, इट इज़ न्यूट्रल, दैट इज़ सेपरेट। बट जो आपने घर लिया है, दैट शुड नॉट बी मोर देन 30%। उसकी मंथली, और इसमें वो सारी चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है। टैक्सेस इंक्लूड करें, इंश्योरेंस इंक्लूड करें, सब मिला के एवरीथिंग रिलेटेड टू योर लिविंग इन द हाउस, वो 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यूटिलिटीज़ बेशक हटा दें, यूटिलिटीज़ यू कैन से कि अलग हैं, बट एवरीथिंग फॉर यू टू से कि वो टैक्सेस, मॉर्गेज पेमेंट, इंश्योरेंस, एवरीथिंग शुड बी इंक्लूडेड। अच्छा, अब वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होती जा रही है, लेकिन मैं एक लास्ट पॉइंट जो है वो कर दूँ यहाँ पे शेयर, कि मुझे बेरोज़ तुमसे ये भी पूछना था कि जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दीज रूल्स दैट वी हैव इन साउथ एशिया, जो हमें एक बचपन से भी सुनते आते हैं कि बस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, जाते के साथ ही कर दो, एक नहीं मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ में कर दो। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, क्योंकि द मार्केट्स आर वेरी डिफरेंट। प्रॉपर्टी प्राइसेस बैक होम and in multiple different cities and areas are very different versus what you see here. तो जो रूल्स और जो आप रूल ऑफ थंब वहाँ यूज़ करते हैं, वो आप यहाँ बिल्कुल भी मत यूज़ करें, या उस रूल ऑफ थंब को यहाँ अप्लाई ना करें। रिसर्च करें, लोगों से बात करें, और उसके बाद एक कैलकुलेटेड डिसीजन लें। क्यों बेरोज़? और मेरा कोर्स परचेज करें। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल इट, बाय द वे, इट्स वेरी अफोर्डेबल। और मैं एक और आपको ये बात भी बताऊं कि उसकी जो भी आपको जो मतलब $100-200 आपको जो उसकी प्राइस देनी पड़ेगी, अगर आप अपनी एक छोटी सी मिस्टेक भी वो पूरा कोर्स लेने की वजह से अवॉइड कर लेते हैं, इट विल फार इम्प्रूव योर। अगर वो 1%, फॉर इंस्टेंस आपके पास $100,000 की इन्वेस्टमेंट है, और उस पर अगर आप वो कोर्स लेने के बाद अपनी रिटर्न को 1% से भी इम्प्रूव कर लेते हैं ना, तो वो आपके पहले साल में ही आपको ऑलमोस्ट रिटर्न उसका पे ऑफ हो जाएगा, लेट अलोन की, और आपको जो अगले सालों में भी वो रिटर्न आता रहेगा, कंपाउंड होता रहेगा। लोग ये छोटे से $100-200 बचाने की, इससे मैंने नहीं सीखूंगा, गलतियां कर करके सीखूंगा, उससे नुकसान कमाते हैं। सो उसमें मैंने एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की है। और अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आए तो विद इन 14 days इट्स मनी बैक गारंटी, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अगर आपको लगे कि मुझे सब पता था, कुछ नया नहीं बताया, जस्ट सेंड मी एन ईमेल, वो ईमेल भी उसमें कोर्स लिंक में होगा, and your money will be refunded. Anyways, thank you guys. Thanks for watching. We wanted to cover this topic, so कोई comments, thoughts हो तो comments में please share करें, and thank you.